हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ विनायक, फिज़िक्स फैकल्टी, आपका आकाश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम इस एनसीईआरटी लाइनर सीरीज़ में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ बने हुए हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है और नीट में हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही रहता है। तो क्या एनसीईआरटी लाइन की इम्पोर्टेंस है और कहाँ क्या खास बातें हैं वो हम समझते हुए तो शुरुआत करते हैं। बेटा, चुंबकत्व एंड द्रव्य, इससे पिछले वाले चैप्टर में जो हमारा पूरा ध्यान था वो था कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि धारा जो है वो किस तरीके से चुंबकत्व उत्पन्न करती है। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो क्षण चुंबक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक क्षण चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट कि पृथ्वी एक चुंबक के भांति व्यवहार करती है, जिसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर दिशा में होती है। जब किसी भी क्षण चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो अपने आप को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेती है। क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक नॉर्थ की तरफ होता है, जबकि साउथ पोल भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर हम किसी भी चुंबक को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो दो नई चुंबक बन जाएगी। उसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य है उसमें परिवर्तन आ सकता है। अगर हमने लंबाई के अनुदिश काटा है और लंबाई के लंबवत अगर हमने काटा है तो सामर्थ्य में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन लंबाई में अंतर आने के कारण उसका आघूर्ण में परिवर्तन आ जाएगा। जब भी किसी दो ध्रुव को, एक जैसे ध्रुव को, नॉर्थ नॉर्थ पोल को, उत्तर उत्तर पोल को पास में लेकर आते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत पोल को पास लाने पर आकर्षित होते हैं। चुंबकत्व क्षीण हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है तोड़ने पर। लोहा और इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है। तो ये विशेष पॉइंट है जो चुंबकत्व पर आधारित है। यहाँ से और आगे बढ़ते हुए इस पूरे चैप्टर में हम चुंबक के गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन प्रकार से, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्षण चुंबक का चुंबकीय पैटर्न बिल्कुल परिनालिका जैसा होता है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो एक बंद लूप निर्मित करता है। उत्तर पोल से, उत्तर ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, साउथ पोल पे आती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो एक बंद लूप निर्मित करता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है और इनका घनत्व तीव्रता के परिमाण को दर्शाता है। जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं समीप होंगी उतना ज़्यादा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ऊपर ये जो तीनों डायग्राम दिए हुए हैं, जो पहला है वो क्षण चुंबक का है और बिल्कुल उसी प्रकार से जो दूसरा डायग्राम है वो परिनालिका का है और तीसरा डायग्राम डाइपोल के लिए है, आघूर्ण के लिए है, विद्युत डाइपोल के लिए है। क्षण चुंबक का जो व्यवहार है वो एक धारावाही परिनालिका की तरह होता है। यानी परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक द्विध्रुव आघूर्ण की तरह बिहेव करता है और जिस प्रकार से अक्षय बिंदु पर
छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिका के कारण होता है अक्षय बिंदु पर, और उसका फॉर्मूला 2μ0m/4πr³। अगर एक छड़ चुंबक के लिए आपसे बात करें तो ये जैसे छड़ चुंबक है तो इसके अक्षीय बिंदु पर यही चुंबक के क्षेत्र की दिशा जो आघूर्ण की दिशा है उसी में हो जाता है, और फॉर्मूला 2μ0m/4πr³। जब भी किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा जाएगा तो जिस बात की हम श्योरिटी देते हैं कि उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। बल आघूर्ण लग भी सकता है, नहीं भी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से जो कुंडली है या जो डाइपोल है, जो द्विध्रुव है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। जो बल आघूर्ण लगता है वो m क्रॉस b, और परिमाण निकालें तो mb sin थीटा। इसी प्रकार अगर किसी छड़ चुंबक को चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन कराया जाए तो चुंबकीय बल आघूर्ण के विरुद्ध जो कार्य होता है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, जिसका मान -mb cos थीटा होता है। अदिश गुणन के रूप में लिखें तो -m.b। दो प्रकार के विन्यास होते हैं जिसमें अगर छड़ चुंबक को रखा जाए तो वह साम्य अवस्था पर रह सकती है। थीटा अगर 0 डिग्री है m और b के बीच में तो स्थायी साम्य अवस्था, अगर थीटा 180 डिग्री है तो अस्थायी साम्य अवस्था। यहाँ जो उदाहरण 5.1 है उसकी खासियत यह है कि अगर चुंबक को विभाजित कर दिया जाए लंबाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश तो क्या फर्क पड़ेगा, तो चुंबक के आघूर्ण कम हो जाएगा। एक में आघूर्ण कम होने के पीछे कारण है लंबाई में कमी होना, और दूसरे में जिसमें अनुदिश काटा गया है वहां आघूर्ण में कमी का कारण है चुंबक के सामर्थ्य का कम होना। अगर एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के सुई रखी जाए तो उस पर हमेशा नेट बल 0 होगा। बल आघूर्ण 0 हो भी सकता है और नहीं भी। एक छड़ चुंबक के पास अगर लोहे की कील लाई जाए तो छड़ चुंबक का जो चुंबक के क्षेत्र है वो एक समान नहीं होता। तो एक समान नहीं होने के कारण जो कील है वो चुंबकीय बल भी अनुभव करेगी, बल आघूर्ण भी अनुभव करेगी और आकर्षित होती है। विपरीत प्रकृति का पोल उस पर प्रेरित होता है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिण ध्रुव होता है? तो जिनका भी आघूर्ण होता है उनमें तो है, लेकिन खास बात जो हमारे टॉरॉयड है या एक अनंत लंबाई का सीधा तार है तो उसके कारण कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। उसमें जो हमने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास के लिए एक उत्तरी और एक दक्षिण ध्रुव होता है, तो टॉरॉयड के लिए ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ बंद लूप बनता है, तो वहाँ एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव नहीं है। या एक अनंत लंबाई का तार हो तो उसके चारों तरफ भी चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है और बंद लूप में होता है, उसमें भी आप उत्तर और दक्षिण ध्रुव पता नहीं कर पाते हो। डी पॉइंट यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि छड़ चुंबक का जो सारा सामर्थ्य है, आकर्षित करने की जो शक्ति है, वो उसके सिरों पर होती है, उसके एंड पॉइंट पर होती है। प्रबलता जो चुंबक की होती है, चुंबक के क्षेत्र की होती है, वो उसके ध्रुव पर होती है। जैसे हमने स्थिर वैद्युतिकी में द्विध्रुव से संबंधित सूत्र याद किए थे, बिल्कुल उसी एनोलॉजी में, उसी के अनुरूप हम चुंबकीय द्विध्रुव के भी सूत्र याद कर सकते हैं। जहां भी पहले सूत्र में ई आया करता था वहां बी से रिप्लेस कर दें, द्विध्रुव आघूर्ण की जगह चुंबकीय आघूर्ण, और जहां 1/4 पाई नॉट है वहां μ0/4 पाई। ये निरक्षीय बिंदु पर छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता,
ये अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, दोनों में रिलेशन है 2 म्यू नॉट है अक्षीय बिंदु पर, जबकि निरक्षीय बिंदु पर म्यू नॉट m by 4πr³। एक में विपरीत साइन नेगेटिव साइन है, यानी आघूर्ण के विपरीत दिशा में, और अक्षीय बिंदु पर आघूर्ण की दिशा में। यहाँ एक टेबल है बेटा, इस टेबल पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि फॉर्मूलेस के टर्म में, जैसे बल आघूर्ण के विद्युत क्षेत्र में लिखें तो P क्रॉस E, चुंबकीय क्षेत्र में लिखें तो M क्रॉस B, स्थितिज ऊर्जा के बारे में लिखे तो -P डॉट E होता था विद्युत में, और यहाँ -M डॉट B। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चुंबकत्व एवं गॉस नियम। पर जैसा हमने कहा कि छड़ चुंबक एक बंद लूप निर्मित करती है, तो उसके कारण एक बंद सतह से जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान हमेशा शून्य होता है। अगर हम ऐसा माने कि एकल पोल भी संभव हो, तो यही सूत्र यहाँ बदल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स बद्ध सतह से जितना भी चुंबकीय आवेश है इंटू म्यू नॉट 1/ε0 की जगह बेटा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। बट ये संभव है नहीं, क्योंकि बंद लूप बनाती है तो बंद सतह से कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है बेटा। नेक्स्ट जो है अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं सही हैं, कौन सी नहीं हैं। तो पहले डायग्राम में जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर त्रिज्या की ओर निकलती हुई ऐसा अंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाते हैं, ना कि चुंबकीय बल रेखाओं को। तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सही चित्रण नहीं है। जो हमारा बी है उसमें लाइनें एक दूसरे से कटते हुए हैं और बंद लूप बनाते हुए हैं और उसके भीतर कोई धारा नहीं है, तो इसीलिए जब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। एफ वाला डायग्राम भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसा हो रहा है कि धनात्मक पॉजिटिव प्लेट और ऋणात्मक प्लेट के कारण जैसा पैटर्न आता है उस तरह का पैटर्न है। ई और सी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ टोरॉइड में इस प्रकार का पैटर्न उत्पन्न होता है सी और ई में, जबकि डी और जी में ये बताया गया है कि परिनालिका में बिल्कुल सीधी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आ रही है, जो कि संभव नहीं है। हमें मालूम है जब सिरे पर जाते हैं तो थोड़ा वक्रता चुंबकीय बल रेखाओं में होती है, अन्यथा जो इन दोनों ही डायग्राम में जो है एम्पियर लॉ लागू नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही इसलिए गलत है कि एंड पॉइंट पे थोड़ा वक्र होता है और यहाँ पे भी पोल की तरफ जो है नज़दीक एकदम सीधी नहीं रहती है बल रेखाएं, थोड़ी सी मुड़ती है। नेक्स्ट है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे दिशा बताती हैं जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा पे जो चुंबकीय बल रेखा है उसमें स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो तीव्रता की दिशा तो बताएगी, लेकिन आवेश पर चुंबकीय बल क्यू वी क्रॉस बी है, यानी जो चुंबकीय बल है वो तीव्रता के लंबवत है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बोलेंगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो ये एक इमेजिनरी बात की गई है। तो गॉस का नियम किस रूप से हम इसको लिखते, तो यहाँ इस बात को देखें कि किस तरीके से अपन इसको लिखते, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो वो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि कुल फ्लक्स जो है वो म्यू नॉट इंटू क्यू एम है। यहाँ पे जो क्यू एम है वो चुंबकीय आवेश कहा जाएगा, एकल ध्रुव कहा जाएगा। क्या कोई छड़ चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से, तो कोई भी छड़ चुंबक अपनी क्षेत्र की वजह से
अपने ऊपर कोई बल आघूर्ण महसूस नहीं करेगी। क्या धारावाही तार का एक भाग अपने ही तार के दूसरे भाग पर, तो वो संभव है कि वो दूसरे भाग पर जो है वो बल लगा सकता है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण हो यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य हो? तो जैसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। वो अलग बात है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होता तो ये जो छोटे छोटे परमाणु के कारण डाइपोल हैं वो मिसअलाइंड होते हैं, यादृच्छिक दिशा में होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट इंडिविजुअल एटम का, परमाणु का द्विध्रुव होता है, जबकि उन परमाणुओं का आवेश शून्य है। बेटा अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, जिसमें हम चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, तो उससे संबंधित कुछ गुण हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है चुंबकीकरण की तीव्रता। चुंबकीकरण की तीव्रता का मतलब ये है कि किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें प्रति इकाई आयतन कितना आघूर्ण प्रेरित हुआ है उसे हम चुंबकीकरण की तीव्रता कहते हैं। तो इसे एक तो हमें यूनिट पता होनी चाहिए बेटा, दूसरा ये एक सदिश राशि है। अब हम एक और परिभाषा को समझना चाह रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय तीव्रता। H से प्रदर्शित करते हैं इसको। बेटा जब हमने एक लंबी परिनालिका ली और उसमें अभी हमने कोई क्रोड नहीं डाला है, अभी वहाँ पर खाली जगह है, निर्वात है, तो धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B0 μ0 Ni। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चुंबकीय तीव्रता का मान कितना होगा, तो B0 डिवाइडेड बाय μ0 दैट इज H इज इक्वल्स टू Ni। ये H जो है इसी को हम चुंबकीय तीव्रता कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और पारगम्यता का अनुपात। अगर परिनालिका के भीतर हमने एक माध्यम रखा जो खुद चुंबकीकृत हो जाता है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B0 प्लस Bm, यहाँ ये जो Bm है ये आघूर्ण प्रेरित होने के कारण उत्पन्न हुआ है माध्यम में, जिसका मान μ0 m। तो नेट B अगर हम यहाँ पे लिखें तो B इज इक्वल्स टू μ0 H प्लस μ0 m है। यहाँ से अगर H निकाला जाए तो H इज इक्वल्स टू B बाय μ0 माइनस m। H और M आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये जो X है ये चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये बताता है कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कितनी प्रबलता से उसमें आघूर्ण प्रेरित होता है। तो बेटा M इज इक्वल टू XH जब हमने ये वैल्यू रखी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे पास आया सापेक्षिक पारगम्यता का, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जहाँ x चुंबकीय प्रवृत्ति है और म्यू आर नेट बी अपॉन बाहरी
चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का एक अर्थ ये भी है कि माध्यम रखने पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में भिन्नात्मक जो परिवर्तन आया है उसे भी हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति के बाद से उसको शो करते हैं। म्यू आर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा 1 + x। किसी माध्यम की पारगम्यता निकालनी है तो अगर उसको μ0 × μr कर दें तो हमें माध्यम की पारगम्यता पता लग जाएगा। इन्हीं खास बिंदुओं के द्वारा हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, जिसको इस एक उदाहरण लेते हैं और फिर एक टेबल से उस बातों को समझते हैं। उदाहरण 5.5 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चुंबकीय धारा की गणना कीजिए। अब सवाल ऐसे, चुंबकीय धारा क्या है? तो चुंबकीय धारा वह धारा है, वह अतिरिक्त धारा है जो कि एक परिनालिका में बहे जब उसमें कोई क्रोड ना रखा हो, निर्वात हो, और उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जब परिनालिका के भीतर कोई क्रोड को रख दिया जाए। यानी जैसे अभी यहीं पर हम बात करें कि परिनालिका के क्रोड में पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता दी हुई है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है, तो क्या H निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल H निकाला जा सकता है। क्या B निकाला जा सकता है? तो B = μH μ0 × μr करके हमने यहाँ B सॉल्व कर लिया। ये भी क्रोड के साथ है। हम कह रहे हैं कि अगर इस क्रोड को हटा दिया जाए तो कितना अतिरिक्त धारा प्रवाहित की जाए कि उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आ जाए जितनी जैसे क्रोड रखा हो उसमें। तो उसके लिए क्या किया गया बेटा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, B = μ0 n I + Im। यहाँ B 1 टेस्ला जो कि उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न करना चाहता है जैसे क्रोड रखा हुआ हो। अभी क्रोड हटा दिया गया है तो μ0 n I गिवन है बेटा और Im हमें फाइंड आउट करना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा डी में। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चुंबकन धारा वह अतिरिक्त धारा है जो क्रोड की अनुपस्थिति में परिनालिका के फेरों में प्रवाहित किया जाने पर इसके अंदर उतने ही क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा जितना कि क्रोड की उपस्थिति में होता है। अब बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सारणी है कि प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है लेकिन कम होती है, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक और धनात्मक होती है। μr का मान 1 से कम होता है, यानी अधिकतर चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से दूर भागती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ से। अनुचुंबकीय पदार्थ में 1 से ज़्यादा होता है, यानी बल रेखाएं पदार्थ से ज़्यादा गुजरती हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ में तो प्रबल रूप से वो चुंबकीय रेखाओं को अलाउ करता है। म्यू का मान μ0 से कम, म्यू का मान ग्रेटर म्यू, μ0 से बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर तीनों प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण दिया हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकत्व ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब उनके पास में छड़ चुंबक लाई जाती है तो वो चुंबक से दूर भागते हैं, यानी उनमें एक द्विध्रुव प्रेरित होता है जो कि छड़ चुंबक के ध्रुव के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, जिसके कारण
प्रतिचुंबक पदार्थ चुंबक से दूर भागता है। इन प्रकार के पदार्थों में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्म में होते हैं, जिनके कारण उनकी गति विपरीत दिशा में होती है और उनके कारण नेट आघूर्ण का मान शून्य होता है। यानी प्रत्येक परमाणु के द्वारा कोई आघूर्ण यहाँ योगदान नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं और उनके कारण जो प्रेरित आघूर्ण है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन जब इन्हें बाहरी चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो लेंज नियम के अनुसार एक विपरीत दिशा में चुंबक के आघूर्ण प्रेरित होता है, जिसका मान बहुत कम होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसी कारण से जो प्रतिचुंबक के पदार्थ हैं वो चुंबक से दूर भागते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि बहुत कम लाइनें पदार्थ में से गुजर रही हैं, ज़्यादातर लाइनें दूर भाग रही हैं। यहाँ ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके नाम याद होने चाहिए बेटा अपने को। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे माइसनर प्रभाव कहते हैं, आदर्श प्रतिचुंबकत्व, यानी जिसमें म्यू का मान शून्य हो जाए और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1, यानी कोई भी बल रेखाएं पदार्थ से नहीं गुजरेंगी। ऐसे पदार्थ बहुत अच्छे अतिचालक भी कहलाते हैं। अतिचालक में पूर्ण चुंबकत्व की ये परिघटना के नाम पर माइसनर प्रभाव कहलाती है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, माइसनर प्रभाव आ सकता है। तो जो अतिचालक हैं वो एक आदर्श प्रतिचुंबकत्व के भांति व्यवहार करते हैं, इसी प्रभाव को माइसनर प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थ में विद्यमान होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत क्षीण होता है अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व पदार्थ में, क्योंकि वहाँ पहले से ही डायपोल होते हैं। ये जो प्रेरित डायपोल विपरीत दिशा में होता है, ये वहाँ पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाता जितना कि प्रतिचुंबक के प्रभाव में पदार्थ में डाल पाता है। नेक्स्ट पदार्थ है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के, वो युग्म में नहीं होते, जिनके कारण उनका खुद का अपना एक आघूर्ण होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये आघूर्ण यादृच्छिक दिशा में होते हैं। इसीलिए नेट आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब इन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के जो आघूर्ण हैं वो व्यवस्थित होने लगते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ दुर्बल रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इनके लिए x का मान धनात्मक व कम होता है, म्यू का मान 1 से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हमें ध्यान में रखने हैं। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, तापमान बढ़ाने पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटती चले जाती है, यादृच्छिकता की तरफ आघूर्ण जाने लगते हैं, जिसकी वजह से चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है तापमान बढ़ाने पर। जबकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ थे उनकी तापमान पर निर्भरता ना के बराबर है। नेक्स्ट और लास्ट जो पदार्थ है वो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। ये बहुत ही प्रबल रूप से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। इनके लिए म्यू का मान, x का मान बहुत अधिक होता है। यहाँ जो इसे अलग बनाता है, इसकी संरचना जो है वो डोमेन संरचना है,
जिसमें एक छोटे से आयतन में बहुत सारे परमाणु एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को लगाया जाता है तो ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ने लगती है, व्यवस्थित होने लगती है। अनुपस्थिति में ये डोमेन यादृच्छिक दिशा में होती है, जिससे नेट आघूर्ण का मान चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य होता है। जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो डोमेन B0 के अनुदिश उन्मुख होने लगते हैं और उनकी साइज, उन डोमेन की साइज बढ़ने भी लगती है जो कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नरम लोहा और यहां देखिए बेटा, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लोडस्टोन इन पदार्थों में स्थायी चुंबक बनते हैं और इनका उपयोग चुंबकीय सुई बनाने के अलावा दूसरी और लोह चुंबकीय पदार्थ की एक श्रेणी ऐसी है जो कि विद्युत चुंबकीय बनाने में काम आती है। यहां हम ऐसा बोलते हैं कि जो नरम लोहा है जिसमें स्थायी चुंबक नहीं बनेगी, उनमें जो चुंबक तो शेष रहता है वो भी बहुत कम रहता है और निग्रहिता जो रहती है वो भी बहुत कम होती है। जबकि जो परमानेंट स्थायी चुंबक है उनमें निग्रहिता भी बहुत अधिक होती है और साथ ही साथ उनमें जो शेष चुंबकता है उसका मान भी बहुत अधिक होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ के तापमान की अगर बात करें तो बहुत कम तापमान पर लगभग उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अधिक तापमान कर देते हैं, क्रांतिक तापमान से भी अधिक कर देते हैं, तो जो डोमेन संरचना है वो नष्ट हो जाती है और लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो एक अनुचुंबकीय के भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो आज हमने इस एनसीईआरटी लाइनर सीरीज में एक और महत्वपूर्ण चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया है और बहुत जल्दी आगे आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ बनेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।